हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा 22वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के वीडियो में हम संसदीय समिति तक का अध्ययन कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम संसदीय सदनों के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती है उसके संबंध में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो और आएगा जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की अन्य सभी जानकारियों को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में और दूसरा चीज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा संसद की जो भी दैनिक क्रिया होती है उसके बारे में। तो संसद के अंतर्गत हम बात करें दैनिक क्रिया जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में जैसे हम सबसे पहले बात करें वो होता है प्रश्नकाल, जो 11 से 12 के बीच में लगती है। दूसरा होता है शून्यकाल, जो 12 बजे से 1 बजे के बीच लगती है। और तीसरे समय जो होता है वो लंच का होता है 1 से 2 बजे के बीच में। और चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया, चर्चा या बहस करने का जो समय होता है सदन में, वो 2 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। तो सबसे ज़्यादा समय इसी पर दिया जाता है। बहस या चर्चा किसी भी विषय पर 2 से 6 बजे के बीच में होती है। तो ये संसद की दैनिक क्रिया है, प्रतिदिन ये काम होना ही रहता है। लेकिन अगर हम मान लो कि हमें कुछ अधिनियम कानून तैयार करना है, तो कानून तैयार करना है तो जब सत्र लगता है, सत्र जब आयोजित होता है तो उसी दौरान ही हम क्या ला सकते हैं, देश में किसी प्रकार का कानून लाने के लिए विधेयक को पारित करवाते हैं। लेकिन दैनिक क्रियाओं में क्या क्या होगी इसकी चर्चा इन चारों पॉइंट पे हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नकाल के बारे में। ठीक है, चलो तो प्रश्नकाल के बारे में पहला क्या फैक्ट आपको याद रखना है कि इसका समय कब से कब तक होता है। तो 11 से 12 बजे के बीच में लगता है। कौन सा काल? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है इसकी चर्चा हम ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्नकाल के अंतर्गत सबसे मुख्य जो क्रिया होती है वो ये होता है, जैसे कि हम बात करें, इस नाम ही से स्पष्ट है प्रश्नकाल। तो कौन किससे प्रश्न पूछ सकता है इसको हम इसमें देखेंगे ध्यान से, जिसका समय कितना से कितना रहता है, 11 से 12 के बीच में होता है। और इस दौरान क्या होता है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो भी सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हर एक विभाग के जो अलग अलग मंत्री होते हैं उन मंत्री को से प्रश्न पूछा जाता है। तो संसद का कोई भी सदस्य खड़ा होकर जो भी मंत्री पद ग्रहण किए रहते हैं उनके समक्ष जिस विभाग से रिलेटेड होता है उस मंत्रियों को इसमें जवाब देना होता है। तो ये प्रश्न पूछने का समय होता है जिसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। तो कौन किससे प्रश्न पूछता है? तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो देश के जो केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान। तो एक जिसको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे, जो एक मौखिक प्रश्न होता है। दूसरा जो होता है इसको अतारांकित प्रश्न बोलते हैं, जिसका आंसर मंत्रियों को लिखित रूप से देना होता है। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं। तो ये सब 3 प्रकार के प्रश्न 11 से 1 के बीच में पूरा पूछे जाते हैं। तो जो भी संसद का सदस्य है वो मंत्रियों से सीधा प्रश्न पूछ सकता है। कौन से काल के दौरान? तो प्रश्नकाल के दौरान ये सभी हमें देखने मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। तो प्रश्नकाल का हम बात करें तो प्रश्नकाल में हम सबसे पहले देखेंगे तारांकित प्रश्नों के बारे में कि तारांकित प्रश्न हमारा क्या होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होता है उसके बारे में ध्यान से हम देखते हैं। तो इसकी चर्चा हम करते हैं तारांकित प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला याद रखना है, जैसे कि अभी हम इससे पहले देखें कि संसद के जितने भी क्या होते हैं बता दो, सदस्य जो होते हैं वे सभी सदस्य अपना प्रश्न किससे पूछेंगे? तो जो भी हमारे केंद्र सरकार के जो भी मंत्री होंगे, जिस भी विभाग के मंत्री होंगे उसके समक्ष सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन किस्सा यह है कि अगर कोई सदस्य है
अपना जो उत्तर जो है, अपना उत्तर इस मंत्री से मौखिक सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है? मौखिक यदि आंसर सुनना चाहता है तो उसके लिए इसको तारांकित प्रश्न पूछने होते हैं। तो तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो भी मंत्री इसका जवाब देता है वो मौखिक रूप से जो सदस्य प्रश्न उठाया होता है उसको क्या देता है? जवाब देता है। अब बात आता है कि इसका इस पर, जैसे मान लो कि मंत्री एक बार जवाब दिया, लेकिन आपको पता है कि सदन में बहुत ज़्यादा शोर शराब होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला होते हैं। तो अगर मान लो कि कोई सदस्य मंत्री के द्वारा जो आंसर दिया गया है उससे उसको समझ में नहीं आ पाया, वो उसका स्पष्टीकरण दोबारा करना चाहता है। तो स्पष्टीकरण दोबारा करना चाहता है तो फिर से यही सदस्य इसी मंत्री से और प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रश्न पूछा था वही दोबारा भी पूछ सकता है। तो दोबारा जब प्रश्न पूछेगा स्पष्टीकरण के लिए तो उसको हम बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम बात करते हैं तारांकित प्रश्नों का, तो तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? अनुपूरक प्रश्न क्या है समझ पाए? कि सदस्य जब मंत्री से सवाल पूछा लेकिन अच्छे से उसको स्पष्ट आंसर नहीं मिला तो वापिस से यही सदस्य उसी मंत्री को दोबारा प्रश्न पूछता है। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। ये याद रखना। और ऐसा कितने बार हम पूछ सकते हैं भाई स्पष्टीकरण के लिए? तो अधिकतम हमारे पास 5 बार रहता है ऑप्शन, कि 5 बार हम अनुपूरक प्रश्न ला सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम अपने नोट्स में देखते हैं, इसी की चर्चा जिस प्रकार से किया गया है उसको ध्यान से। ठीक है? चलो तो यहाँ देखो लिखा है, ध्यान से देखेंगे। तारांकित प्रश्न के संबंध में लिखा है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता हो उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और तारांकित प्रश्नों का पुनः स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और ऐसा अधिकतम 5 बार कर सकते हैं। कितना बार कर सकते हैं? 5 बार हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? चलो दूसरा जो प्रश्न होता है जिसको हम बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं? तो अतारांकित में देखो क्या होगा, तो इसमें हम ध्यान से समझते हैं अतारांकित के बारे में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई सदस्य है और ये सदस्य किसी मंत्री से अपना उत्तर लिखित रूप में चाहता है। अपना उत्तर जो क्या होता है बता दो, लिखित रूप में चाहता है। तो उस दौरान इस सदस्य के द्वारा अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री इसका आंसर तुरंत नहीं देगा। कुछ दिनों के बाद में लिखित रूप से उस व्यक्ति को उसका आंसर या उत्तर मिल जाता है। ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या नाम से जानते हैं? तो अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका? चलो तो वही बात यहाँ लिखा देख सकते हैं सभी लोग कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता हो उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि लिखित चाहते हैं तो फिर स्पष्टीकरण वाला मामला उठता ही नहीं है। लिखित रूप में है तो और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इसका क्या नहीं पूछा जाता? अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। याद रखना, जिसका उत्तर हम मौखिक दे रहे हैं और अच्छे समझ में नहीं आया है तो हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जिसका उत्तर भाई लिखित रूप में मिल रहा है तो उसके लिए हम अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से अतारांकित प्रश्न क्या है उनके संबंध में। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारा जिसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न किसे कहते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो कि कोई संसद का सदस्य है और ये सदस्य अपना सवाल सदन में रखना चाहता है, अपना प्रश्न सदन में रखना चाहता है, तो वो क्या करता है? तो ये 10 दिन पहले, कितना दिन पूर्व? 10 दिन पूर्व सूचना देगा कि भाई मेरे को इस टाइप से प्रश्न पूछना है सदन के अंदर। तो उसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं, जो 10 दिन पूर्व सूचना देकर
जो प्रश्न सदन में पूछा जाता है उसे हम अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो इस समयावधि को थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ जो लिखा है आपका, तो यहाँ लिखा है आपका कि 10 दिन पूर्व सूचना देकर जो प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं उसे हम अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में 3 प्रश्न होते हैं, जिसमें से तारांकित प्रश्न ला सकते हैं कोई भी सदस्य, अतारांकित प्रश्न ला सकते हैं, या पहले से जो प्रश्न लिखित रूप में अध्यक्ष के पास जो होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न, जो प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न कितना दिन पहले लाना पड़ता है? 10 दिन पहले सूचना देकर इस प्रश्न को रखा जाता है। क्लियर सभी का? चलो, तो ये हो गया हमारा प्रश्नकाल क्या है, उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी। प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटे का जो समय होता है प्रश्नकाल के बाद का, उसको हम बोलते हैं शून्यकाल। क्या बोलते हैं? शून्यकाल। यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, सॉरी, ध्यान देंगे। तो शून्यकाल जो होता है ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगता है। कब से कब तक लगता है? 12 से 1 बजे के बीच में कौन सा काल लगता है सदन के अंदर? तो वो शून्यकाल होता है। शून्यकाल के बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करें शून्य जो काल है, इसके संबंध देखते हैं। शून्य काल, तो शून्य काल जो नामकरण है यह किनके द्वारा रखा गया है? तो ये जो रखा गया है, जो हमारा भारतीय जो मीडिया है, भारतीय मीडिया के द्वारा 12 से 1 के बीच का जो समय है, इसको 12 बजे को हम शून्य बोलते हैं। तो मीडिया के द्वारा इसे क्या रख दिया गया है? शून्य काल के नाम से दे दिया गया है। और यह कब से ऐसा नाम चला आ रहा है? तो 1962 से 62 से ये प्रोसेस चला आ रहा है कि शून्यकाल ऐसे ही नाम रख दिया। संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि 12 से 1 बजे के बीच को शून्यकाल बोलेंगे। ये केवल कहाँ लिखा है? तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख आपको देखने मिल सकता है। जो किनका देन है? तो भारतीय प्रेस मीडिया का देन है ये नाम। क्लियर है सभी का? और नियम कहता है ये कि जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है, जैसे ही कौन सा काल खत्म होता है? प्रश्नकाल खत्म होता है, तो प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा का जो समय होता है उसको हम शून्यकाल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं? शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और शून्यकाल में क्या करते हैं? जो एकदम अविलंबनीय है, अविलंबनीय, जो एकदम तुरंत उसका निपटारा हो जाए, वैसे प्रश्नों को शून्यकाल में रख देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, शून्यकाल का नामकरण कौन किया है? तो मीडिया के द्वारा। कब से? 1962 से चला आ रहा है। शून्यकाल कब लगता है? तो प्रश्नकाल के ठीक 1 घंटे का जो समय होता है, प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटे का समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है? तो जो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले हैं उसको शून्यकाल में रखेंगे, जिसको हम तुरंत उस पर कार्यवाही कर देते हैं। क्लियर है सभी का? चलो, तो इसी को हम अपने नोट्स के माध्यम से देखते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है शून्यकाल के बारे में कि शून्यकाल का जो नामकरण है भारतीय मीडिया या प्रेस के द्वारा 1962 में दिया गया, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है। दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के 1 घंटे का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है, जो आपका 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगता है। क्लियर है? और शून्यकाल के दौरान हमें क्या देखने मिलते हैं, तो आपको ध्यान देंगे तो शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं कि तुरंत जो प्रश्न का निपटारा हो सके। ऐसे प्रश्नों को हम किस समय में रखते हैं? तो जो शून्यकाल चलता है उस समय अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को रखते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा काल बता दो? शून्यकाल और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्लियर है सभी का? हाँ है ना? चलो, शून्यकाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रहता है मुख्य रूप से, तो सबसे पहले हम क्या देखें? प्रश्नकाल, उसके बाद क्या आता है? शून्यकाल। और शून्यकाल के बाद हम देखते हैं जो 1 घंटे का जो टाइम रहेगा हमारा,
जो 1 से लेकर 2 बजे के बीच में रहता है वो रहता है आपका लंच। क्या रहता है बता दो? लंच। तो उस बीच में कुछ प्रक्रिया तो होगा नहीं, लेकिन लंच के बाद हम जो चौथी जो प्रोसेस में देखेंगे वो हमारा आएगा जिसमें बहस होता है। सदन में जो बहसें जो होती है वो 2 से 6 बजे के बीच में होता है प्रतिदिन। तो उसको हम आगे देखते हैं। क्लियर है सभी का? अच्छा, तो जो चौथी नंबर की हम बात करें प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रक्रिया भी बोला जाता है, चर्चा भी बोलते हैं, या एक शब्द में बोल सकते हैं बहस। तो सदन के अंदर जो बहस जो होती है किसी भी मामले पर वो 2 से 6 के बीच में होती है। शुरू के जो हम 2 प्रक्रिया देखिए इसमें केवल सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जो भी बहस छिड़नी है वो 2 से 6 के बीच में होना है। क्लियर है सभी का? अब बात करते हैं जो बहस है उसके अलावा भी हम बात करते हैं कि इस दौरान संसद सदस्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं? प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बहस या के टाइम में अब जो भी अन्य कार्य करना है सदन में वो इसी 2 से 6 के बीच में होगा। जैसे कि किसी प्रकार का प्रस्ताव लाना सदन में वो 2 से 6 के बीच में आता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। तो धन्यवाद प्रस्ताव को कब लाया जा सकता है? तो 2 से 6 के बीच में लाते हैं। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि हमारा जो सदन होता है, जैसे कि बात करें लोकसभा का, ठीक है, या हम बात करें राज्यसभा का, तो हम लोकसभा को लेके चलते हैं। अब मान लो कि लोकसभा के अंदर लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अभिभाषण दिया गया। कुछ क्या दिया गया बता दो? अभिभाषण। अब जो अभिभाषण देने के पश्चात जब इनका प्रभाषण खत्म हो जाता है तो भाषण खत्म होने के बाद अब भाषण में क्या बताएगा कि तो सरकार के जितने भी योजनाएं हैं या सरकार क्या करना चाहता है उनके संबंध में पूरे भाषण में सुनाता है। तो कुल मिला के जैसे ही भाषण खत्म होता है तो जिनकी सरकार चल रही होती है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो जिनकी सरकार चल रही होती है उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाना होता है। उनके द्वारा क्या लाना होता है? एक प्रस्ताव लाना होता है। और उसी प्रस्ताव को बोलते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो प्रस्ताव लाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए हम ये प्रस्ताव को लाते हैं धन्यवाद देने के लिए, तो उसी को बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी का? तो ये आपको क्लियर समझ में आएगा कि जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति जब अभिभाषण देता है तो जिनकी सरकार चल रही होती है उनके द्वारा राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए क्या लाते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन किस्सा ये देखने मिलता है कि धन्यवाद प्रस्ताव में जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको साइन करना होता है। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव को हमें पारित करना है तो उसके लिए 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। कितने का हस्ताक्षर चाहिए? कम से कम आधे सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। और मान लो आधे सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो भाषण दिया है उससे सब कोई खुश नहीं है। इसका मतलब सरकार से कोई खुश नहीं है। दोनों का मतलब वही हो रहा है कि राष्ट्रपति भी सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनको सदन में रखता है अभिभाषण के समक्ष। तो अब होगा क्या कि राष्ट्रपति के भाषण को यदि कोई पसंद नहीं किया तो सरकार को कोई पसंद नहीं कर रहा है, अर्थात कोई इस पर साइन नहीं करेगा। और जैसे ही 1/2 साइन नहीं होता है तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? तो सरकार को देना पड़ेगा त्याग पत्र। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो वर्तमान में जो सरकार चल रही होती है उसे अपना त्याग पत्र देना होता है। ये होता है अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब यह है कि सभी सदस्य सरकार से खुश है, तो धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिए। ठीक है, तो ये हम पूरा जानकारी देखें धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। तो इसी का हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हमारे नोट्स में इसके संबंध में क्या क्या बताया गया है। क्लियर है सभी का? चलो, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ लिखा है कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात, सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे पारित करने के लिए 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर की आवश्यकता होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने की दशा में, धन्यवाद प्रस्ताव
पारित न होने की दशा में सरकार को अपना त्याग पत्र देना होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो उसे हम बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। तो जितने भी प्रकार की जो प्रस्ताव होती है वो 2 से 6 के बीच में ही लाते हैं, या जो भी बहस होता है सदन में वो 2 से 6 के बीच में लाते हैं। तो जितने भी प्रस्ताव देखते हैं, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रस्ताव आपको देखने मिलेंगे। जैसे हम बात करें निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है और कौन लाता है, उसे हम देखते हैं। 2 से 6 के बीच में निंदा प्रस्ताव भी हम ला सकते हैं। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं वर्तमान में जिसकी सरकार चल रही है, वर्तमान में क्या बात करें हम, जिसकी सरकार चल रही है। अब सरकार चल रही है तो जाहिर सी बात है जो भी मंत्री जो होंगे वो सरकार के लिए ही क्या करेगा, कार्य करेगा। तो मंत्री का बात करें या हम पूरे मंत्री परिषद का क्यों ना बात करें, पूरा हम क्या बात करते हैं, मंत्री परिषद। तो दोनों की हम बात करें, मंत्री या मंत्री परिषद, अगर मंत्री या मंत्री परिषद के खिलाफ, इनके खिलाफ यदि हम कुछ प्रस्ताव सदन में लाते हैं कि इनके मंत्रियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम में हमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है या हमें उसकी निंदा करना है, तो उनके खिलाफ सदन में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। और ये प्रस्ताव कौन लाता है, तो ये प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, जो भी विपक्ष में होंगे उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और प्रस्ताव मान लो कि मुख्य रूप से ये निंदा प्रस्ताव जैसे ही मान लेते हैं पारित हो जाता है, क्या हो जाता है बता दो, ये निंदा प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो उस दौरान भी सरकार को त्याग पत्र देना होता है। सरकार को क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। तो इसे ही हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं। और निंदा प्रस्ताव को पारित करवाना है तो 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर है मुख्य रूप से। क्लियर है सबका। चलो तो इसको हम मुख्य रूप से जानकारी देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि किसी एक मंत्री या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ विपक्ष के द्वारा सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव लाया जाता है जिसे पारित करने के लिए 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में सरकार को त्याग पत्र देना होता है। सरकार को क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। तो इसे हम बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव को यदि पारित करना है तो 1/2 सदस्य का साइन चाहिए। और निंदा प्रस्ताव लाता कौन है, तो विपक्षों के द्वारा। किसके खिलाफ लाते हैं, तो या तो किसी एक मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं निंदा प्रस्ताव, या पूरे के पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी एक साथ हम निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इसे हम निंदा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी का। चलो निंदा प्रस्ताव के बाद हम आगे देखते हैं जिसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे हम ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे। क्लियर है सभी का। चलो अविश्वास प्रस्ताव का हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कि निंदा प्रस्ताव देखे थे लगभग उसी टाइप का ही हम अविश्वास प्रस्ताव देखते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, तो ये लाते हैं सरकार के खिलाफ। जिनकी भी सरकार चल रही है उनके खिलाफ हम क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अविश्वास जो प्रस्ताव उसको लाते कहाँ है, तो इसको लाते हैं लोकसभा में। कहाँ लाते हैं बता दो, लोकसभा में लाते हैं। अब बात आता है कि ये अविश्वास जो प्रस्ताव है इसे लाता कौन है, तो लाने का काम करता है विपक्ष। कौन काम करेगा, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाने से पहले क्या आवश्यक होता है, तो कम से कम 50 सदस्यों का साइन चाहिए। 50 सदस्य के जब साइन करेंगे तभी सरकार के खिलाफ हम लोकसभा में क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पहला चीज। लेकिन लाने से पहले भाई 10 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। कितना दिन पहले, 10 दिन पहले सूचना देंगे कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो ये मुख्य रूप से सूचना देंगे। तो प्रस्ताव को लाने के लिए पहले 50 सदस्यों का साइन चाहिए।
50 सांसदों का साइन चाहिए। और कितना दिन पहले सूचना चाहिए देना है, तो 10 दिन पहले सूचना भी देना पड़ता है। अब मान लो कि चलो 50 सदस्य साइन भी कर दिए और 10 दिन पहले सूचना दे दिए। अब लोकसभा में उसको सदन में रखा जाएगा चुनाव के लिए, ठीक है। तो अब इसको मतदान के लिए जब हम रखेंगे तो कितने सदस्यों का साइन हो जाने से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो 1/2 सदस्य जैसे ही साइन कर देते हैं तो यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। और इस स्थिति में क्या होगा भाई? तो सिंपल सी बात है, सरकार को त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि उस पर किसी को विश्वास है ही नहीं। इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। जिसमें कितने लोग साइन किए बता दो, तो इसमें मुख्य रूप से जो साइन किए हैं वो क्या आपका मुख्य रूप से 1/2 सदस्य। क्लियर है सभी का? चलो तो इसी को हम एक नज़र और देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या देखें। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये लिखा है आपका कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाई जाती है। फिर हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए और साथ ही साथ 10 दिन पूर्व सूचना देना भी पड़ता है सरकार को कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उसके संबंध में, ठीक है। और इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 1/2 सदस्यों का साइन भी चाहिए होता है। इस बात को ध्यान देंगे। और जैसे ही साइन हो जाता है तो उसके बाद सरकार को क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होता है। क्लियर है सबका? और सरकार भंग हो जाती है मुख्य रूप से। चलो तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव और उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़े। अविश्वास प्रस्ताव का जस्ट उल्टा जो होता है उसको हम बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? विश्वास प्रस्ताव। फ्लोर टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। और जो अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं और विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। तो ये क्या होता है थोड़ा पहले डिटेल से हम समझते हैं, फिर इसकी चर्चा हम नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव का जस्ट उल्टा विश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है? तो पहले अपन देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विपक्ष मान लेते हैं कि जो भी सदन में विपक्ष जो होते हैं, सदन में जो क्या होता है बता दो, विपक्ष जो होते हैं, तो विपक्ष के द्वारा सबसे पहले क्या लाया जाएगा? तो विपक्षों के द्वारा सबसे पहले लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाएंगे बता दो? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पश्चात अब सरकार जो होगा उसके विरोध में लाएगा विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लाएगा? विश्वास प्रस्ताव। तो देख लो, अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, तो सरकार को क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। मतलब विपक्ष वाले जीत जाएंगे। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको कौन लाता है? तो इसको लाता है विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तब सरकार जो होता है सदन में लाता है विश्वास प्रस्ताव कि हम पर सरकार पर किनको किनको विश्वास है, तो वो साइन करेंगे विश्वास प्रस्ताव में। और जिनको सरकार पर विश्वास नहीं है वो साइन करेंगे अविश्वास प्रस्ताव में। तो विपक्ष वाले यदि जीत गए तो सरकार को त्याग पत्र देना होता है, और पक्ष वाले यदि जीत जाते हैं, मतलब विश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, तो उस समय सरकार को त्याग पत्र नहीं देना होता है। इस बात को ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों ही कंडीशन में हम बात करें, चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो इसको भी पारित करने के लिए 1/2 सदस्य का साइन चाहिए, और विश्वास प्रस्ताव को भी पारित करने के लिए क्या चाहिए? 1/2 सदस्यों का साइन चाहिए होता है। और विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र नहीं देना है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष वाले उस समय जीत जाते हैं। क्लियर है सभी का? चलो तो इसी को हम अपने नोट्स के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। क्लियर है सबका? चलो तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के पश्चात सरकार जो होता है वो विश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसे पारित करने के लिए 1/2 बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें, यदि राष्ट्रपति को लगे कि सदन के सदस्य
सरकार के खिलाफ उस दौरान सरकार को सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा जाता है, तब सरकार ला सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति को यदि शंका हो जाता है कि भाई संसद के सदस्य लोग सरकार के साथ नहीं है, तो राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को लाने के लिए कहता है कि विश्वास प्रस्ताव आप लोग लाइए, ऐसे करके, ठीक है। और यदि सरकार विश्वास प्रस्ताव को पारित कराने में असफल हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव तो लाया लेकिन उसको पारित कराने में असफल हो गया, तो उन्हें त्याग पत्र देना होगा, और पारित कराने में सफल हो गए तो त्याग पत्र नहीं देना होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, तीनों पॉइंट विश्वास प्रस्ताव के संबंध में। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। तो ये सब चीज जो होता है वो 2 से 6 के बीच में ही होता है, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी जैसे कुछ कुछ प्रस्ताव और होता है, जैसे कि एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या होता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि संसद के अंदर देखो बहुत सारे मामलों पर, बहुत सारे विषय पर बहस चलती रहती है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी सांसद अपने क्षेत्र के, कोई भी जो सांसद है अपने क्षेत्र की समस्याओं को उस मंत्री के समक्ष बताने से पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उनके समक्ष रखता है कि मैं जो भाई अपने क्षेत्र के बारे में जो समस्या लाया हूं उस पर पहले ध्यान आकर्षण कीजिए, उसके बाद हम उस पर पूरा बातचीत करेंगे। तो ये क्षेत्र मतलब समस्या को बताने से पहले उस विषय के संदर्भ में प्रस्ताव ला देते हैं कि इस विषय को हम सभी को ध्यान से सुनना है और इस पर सदन में थोड़ा बहस करना है और उस पर कुछ निर्णय लेना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। तो इसको हम और डिटेल से देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को उस विभाग के मंत्री के समक्ष बताने से पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है। क्या रखता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सभी का? तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को उस विभाग के मंत्री के समक्ष बताने से पहले जो प्रस्ताव लाता है सदन में, उसी को बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्लियर है सभी का? चलो, तो ये भी 2 से 6 के बीच में ही आपको देखने मिलेगा। 2 से 6 के बीच में और एक प्रस्ताव हमें देखने मिलता है, जिसको बोलते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? कार्य स्थगन प्रस्ताव। देखो क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे क्या लिखा है कि संसद में चल रही कार्यवाही को रोककर अन्य महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर उस चर्चा को रोकी जाती है। मतलब देख लो कि जो भी कार्यवाही चल रहा है उसको हम रोकेंगे और एक नया कार्यवाही चालू करेंगे जो महत्वपूर्ण मामलों में हो। तो उसको बोलते हैं कार्य को स्थगन करके कुछ नए मामलों को लाना ही कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम प्रस्ताव देखें जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा अभी तक का जो टॉपिक था, इसके अंतर्गत हम संसद के संबंध में हर एक चीज पढ़ चुके हैं। और संसद के अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पढ़ते हैं, इससे पहले तक क्या वीडियो में देखोगे, आपका जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 123 तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। अनुच्छेद 23 तक कवर करने के बाद हम कुछ समितियों के बारे में पढ़े और उसके बाद हम पढ़े मुख्य रूप से संसद की जो कार्यवाही होती है उसके बारे में पढ़े। तो ये हमारा मुख्य रूप से संसद टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की वीडियो में हम इसी में ही देखेंगे कि जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके संबंध में कुछ जानकारी देखते हैं कि क्या क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या नाम से जानते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147। क्लियर सभी का? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य अनुच्छेद कहां से कहां तक है बता दो। तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक किनके बारे में चर्चा की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो आपको टिक लगाना है
इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन और सुप्रीम कोर्ट की जो संरचनाएं होंगी उनकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 124 का संबंध किससे बता दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं उनकी संरचना से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रोसेस है, सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है सबका। अब बात करते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना के तहत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है बता दो, तो 34 न्यायाधीश है, जिसमें से 34 में से एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे को बोलते हैं हम अन्य न्यायाधीश कहते हैं। क्लियर है सबका। चलो, लेकिन हम बात करें इसमें मूल संविधान में, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन की हम परिस्थिति देखते हैं, उस दिन की हम स्थिति देखते हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की संख्या में वृद्धि होकर वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, तो वर्तमान में कुल है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मूल संविधान में कितना हुआ करते थे, जब संविधान लागू हुआ तब तो 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो इसमें एक चीज देखने मिलता है भाई, 8 न्यायाधीश से ये टोटल 34 न्यायाधीश तक हुआ, तो संख्या में वृद्धि कौन करता है, तो उस बात को क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है संसद। कि संसद जो है मुख्य रूप से हम ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं, तो जब भी ऐसा करना होता है तो कुछ ना कुछ हम संशोधन करेंगे और न्यायाधीशों की संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं हम न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में। यदि किसी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बात को इसमें बताया गया है, तो उसे हम ध्यान देंगे। सबसे पहला अपन देखेंगे कि वह जो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। दूसरा जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं किसी भी हाई कोर्ट का, कोई भी देश के अंदर जो हाई कोर्ट है वहां लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद में आसीन होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जो हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक क्या है बता दो, न्यायाधीश हो। अगर मान लो 5 वर्षों तक न्यायाधीश नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वो 10 वर्षों तक कंटिन्यू अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, गवर्नमेंट वकील रहा हो, लेकिन कहाँ, हाई कोर्ट के अंदर। तो ये दोनों रूल में से कोई भी एक रूल को यदि लागू कर लेता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। पहला क्या होता है, भारत का नागरिक। दूसरा, हाई कोर्ट में या तो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, अगर ये नहीं है तो 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो ये दोनों पहलू आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका। अगर मान लो कि ये पॉइंट भी नहीं है तो उसके लिए एक प्रोसेस ये हो सकता है कि राष्ट्रपति के नज़र में वो विधि का ज्ञाता होना चाहिए, या विधि का क्या होना चाहिए, जानकार भी होना चाहिए। ये भी चीज को फॉलो करना है। क्लियर है सभी का। तो सबसे पहला नियम क्या है, भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश हुआ हो, या तो 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। तो इस बात को हम योग्यता के अंदर मान सकते हैं। क्लियर है सभी का। अब आते हैं हम कार्यकाल की ओर। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का पद धारण करता है तो कितने वर्ष तक वो न्यायाधीश रह सकता है, तो वो रह सकता है अधिकतम, हम बात करें 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। या तो वो 65 वर्ष की आयु तक भी रह सकता है। इसको हम ध्यान से समझते हैं। अधिकांश लोगों को ये समझ में नहीं आता कि दो प्रकार का ये जो कार्यकाल किस टाइप का होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई व्यक्ति है वो 45 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा, न्यायाधीश बना, तो ये केवल कितने साल तक काम कर पाएगा, अधिकतम 6 वर्ष तक काम करेगा। तो 6 वर्ष में इसकी आयु टोटल कितना हो जाएगा आपको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51।
51 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका कार्यकाल 6 साल जैसे कंप्लीट होगा तो वो यहाँ से रिटायर हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 62 वर्षम बना, 62 वर्ष में। तो अब हम ये वाला नियम लागू ऐसे नहीं करेंगे कि भाई 6 वर्ष तक इसको न्यायाधीश बनाए, ये नियम लागू नहीं होगा कि 6 वर्ष जैसे हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। लेकिन हमारा नियम कहता है कि 65 साल से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते। तो यदि वो 62 वर्ष में, 62 वर्ष में यदि न्यायाधीश बना है तो मात्र 3 वर्ष तक न्यायाधीश के पद में काम करेगा, और 3 वर्ष जैसे हो जाएगा तो 65 साल पूरा होगा तो उसका रिटायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि ये लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है देखो, कि कोई भी व्यक्ति या तो 6 वर्ष तक न्यायाधीश पद धारण कर सकता है या तो अधिकतम 65 वर्ष तक, जो पहले हो जाए। अगर मान लो 6 वर्ष पहले हो गया तो रिटायर दे देंगे, या 65 वर्ष पहले हो गया और लेकिन 6 वर्ष नहीं हुआ है तब भी उनको रिटायर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में इतना पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर है सबका? चलो आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आपको देखने मिलेगा वो रहेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वर्तमान में 1+33 है, मतलब टोटल 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो नियुक्ति के संबंध में देखो आपको क्या क्या याद रखना है, तो उसको ध्यान देंगे थोड़ा इधर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे नियुक्त कौन करता है। तो नियुक्त देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। और ये जो 33 अन्य न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, तो देश के जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो यदि हमें मान लो कि इन 33 जो हमारे अन्य न्यायाधीश हैं इन्हें नियुक्ति करना है, तो नियुक्ति करने का अधिकार किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में है, राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त कर सकता है। लेकिन नियुक्ति देने से पहले परामर्श लेता है, सलाह लेता है जिस हाई कोर्ट से आ रहा है यहाँ, वहाँ के न्यायाधीश से सलाह लेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है और जिस हाई कोर्ट से आ रहे हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से, दोनों जगह के, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मान लो कि यदि किस्सा नियुक्ति का है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति करना है तो ये क्या होगा, तो देखो इन 33 में से ही किसी एक जन को हम सीजेआई बनाते हैं। अब इन 33 में से किसे बनाया जाए इसकी फैसला कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोजियम। क्या बोलते हैं, कोलोजियम। तो वर्तमान में जो कोलोजियम प्रोसेस होता है, इस कोलोजियम प्रोसेस के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। कोलोजियम का मतलब ये होता है कि जो वरिष्ठ 5 न्यायाधीश होते हैं उनका एक ग्रुप बैठता है जिसको हम कोलोजियम बोलते हैं, और इन ग्रुप के द्वारा किसे सीजेआई बनाया जाए इसकी फैसला या जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति को देता है। तब मुख्य रूप से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आप सभी को प्रोसेस क्लियर समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं और शॉर्ट में समझा देता हूँ इसमें हम क्या क्या देखें। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 ये अन्य न्यायाधीश कहाँ से आएंगे, तो हाई कोर्ट से ही आते हैं, और मुख्य न्यायाधीश कहाँ से आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से ही आते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो कोलोजियम से परामर्श देगा राष्ट्रपति, और ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। क्लियर है सभी का? तो इसी को हम अपने नोट्स में डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं क्या क्या आपका बताया गया है। ध्यान से इसको पढ़िएगा जो अभी हम समझे हैं। तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा
हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, जहां के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया करना होता है। तभी हम जो समझे वही चीज यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है राष्ट्रपति को, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, और जिस हाई कोर्ट से आ रहा है वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे। तो ये बात है किनके बारे में किस्सा, ये 33 लोगों के बारे में, ये जो आएंगे यहाँ के बारे में। अब हम बात करते हैं जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कैसे होता है, तो उसको हम ध्यान से यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, परंतु इस स्थिति में राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है? कोलोजियम से, जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोलोजियम, उससे सलाह लेके ये कार्य करता है। क्लियर है सभी का? चलो, तो ये हो गया न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। कल के हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों की पद मुक्ति के बारे में, न्यायाधीशों पर महाभियोग कैसे लगाते हैं, इसके अलावा जो अनुच्छेद 125, 26, 27 जो हम आगे जो पढ़ेंगे वो सब हम ध्यान से देखते हैं। तो कल वीडियो में बने रहेंगे इसी तरह। और आज का यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर पहुंचते रहेगा। कुछ जानकारी और हम अपनी संस्था के बारे में देना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जो भी कंटेंट पढ़े हैं, यदि उस कंटेंट का आपको PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे द्वारा जो संचालित जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज्वाइन करना होता है। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ में देखो हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हमारा जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें आप मुख्य रूप से रेलवे, बैंक, SSC, PSC, व्यापम जैसे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आप सभी को PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, आपको लिंक सेंड किया जाएगा जिसमें आज के वीडियो में जो भी पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। साथ ही साथ आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका वीडियो लिंक रोजाना आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। अगर घर बैठे आपको अपनी तैयारी अच्छी बनानी है तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको इसका महत्व समझ में आए। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दिए स्क्रीन पर ही जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो हमारा जो अभी तक का जितना वीडियो हम देखे 1 से लेकर अभी तक का, उस सब वीडियो का आपको PDF प्रोवाइड हो सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है कि हमें संविधान का जो वीडियो है उसका पूरा PDF चाहिए, तो आपको PDF दे दिया जाएगा। तो संपर्क करने के लिए इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद।